नमस्कार साथियों, हाजिर एक नई वीडियो को लेकर के। आज की जो वीडियो है वो केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2018 के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, जिसका हम रिवीजन करेंगे और उसके तथ्यों को जानेंगे, उसको हल करेंगे और हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की उपयोगी होगी और इसी के साथ हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रयी, यहाँ पे छूट गया है, तो लेखक त्रयी, लेखक त्रय लेखक त्रय के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर हमारा सीधा, हम अपने उत्तर पे आते हैं कि जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, इन तीन लोगों को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जाना जाता है। बाकी जो तीन विकल्प हैं वो गलत हैं। मतलब ये ऐसे लेखक या उपन्यासकार हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्थिति को पकड़ते हैं और उसकी समस्याओं को देखते हैं। समाज में जो मानसिक स्तर पे जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को ये सूक्ष्म स्तर पे, बारीक स्तर पे जा करके एक कहानी के माध्यम से उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये तीन लोग हैं हिंदी में, यही लोग हैं जो इन्होंने लिखा और एक टाइप के उपन्यास को लिखा, कहानी को लिखा या लेखन किया। ये जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन ही सही है, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे। इस प्रश्न से अन्य बातें क्या जान सकते हैं, या इससे जुड़ा हुआ अन्य बातें क्या हो सकती हैं कि क्या हिंदी में लेखक त्रयी या कवि त्रयी या बृहत त्रयी या लघु त्रयी, ऐसे भी कंसेप्ट हैं क्या? तो बिल्कुल हाँ, हिंदी साहित्य में। तो एक तो छायावाद में जब हम जाते हैं तो दो तरह के त्रयी मिलते हैं, एक बृहद त्रयी, एक लघु त्रयी। तो बृहद त्रयी में जो आते हैं वो प्रसाद, पंत और निराला, जो तीनों ही छायावाद के बड़े कवि हैं। इसी में छायावाद में ही दूसरी ओर देखते हैं तो लघु त्रयी भी हमको कवि मिलते हैं। तो बड़े कवि ना होकर के छोटे कवि हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं, लेकिन औरों की अपेक्षा इनका नाम उतना नहीं है जितना ऊपर वाले का बृहद त्रयी के रूप में ये लोग तीनों लोग हैं। तो लघु त्रयी में कौन कौन है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। ये तीनों वर्मा ही लघु त्रयी के रूप में जाने जाते हैं हिंदी के। और चौथा जो है वो कवि चातुष्ट के रूप में जो जाना जाता है। ये बार बार पूछा जाता है कि कवि चातुष्ट कौन है? तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जो कि हिंदी के छायावादी कवि काल के सबसे प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरी बात की दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारा प्रश्न पहला पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि समास के नाम किस विकल्प में क्रमशः सही है? तो विकल्प हमारा ये चार है, ठीक। अब पूछ रहा, और इसने दे दिया सामासिक शब्द दिया है, जैसे राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और चुटभैया। पूछ रहा है कि इसमें इन चारों में कौन कौन से समास हैं? तो हिंदी में 6 समास है। एक अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पांचवा कर्मधारय, छठवां बहुव्रीहि। तो विकल्प उत्तर जो इसका है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प 4 सही है। यानी कि राह खर्च में तत्पुरुष समास है, व्यर्थ में अव्ययी भाव है, गोला बारूद में द्वंद्व समास है और छुटभैया में कर्मधार है। तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? तत्पुरुष समास की पहचान यही है कि इसमें कारक मौजूद होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, छिपा हुआ होता है कारक। तो हिंदी में कारक कितने हैं? हिंदी में कारक जो है वो 8 हैं। पहला कर्ता, जिसकी पहचान शब्द में हम कैसे करते हैं? ने लगा होता है। दूसरा कर्म, शब्द में को लगा होता है। तीसरा जो है कारक है वो करण, इसका शब्द में से लगा होता है। चौथा संप्रदान, शब्द में को लगा होता है या के लिए होता है। पांचवा अपादान, शब्द में से लगा होता है। अच्छा, करण से और अपादान, सॉरी, करण और अपादान में अंतर क्या है? दोनों में से लगा होता है, शब्द के पीछे से लगा होगा, लेकिन अंतर है। अंतर ये, करण हमेशा ये साधन का प्रयोग करता है कि कुल्हाड़ी से, तलवार से, कलम से, है ना। और अपादान की बात यहाँ पे हमेशा इस से का जो अर्थ होता है अलगाव से लिया जाता है। जैसे नदी गंगा से निकली, गंगा हिमालय से निकली, हिमालय से निकल के जा रही है, अलग हो रही है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है, अलगाव हो रहा है। तो करण का जो से है, करण में जो से लगता है, जिस शब्द में करण का बोध कराता है, उसमें अगर से लगा हो तो वहाँ पे साधन का प्रतीक होता है या उसका भाव देता है, और अपादान जो है अलगाव का देता है। ऐसे ही अधिकरण, जहाँ पे अधिकरण वाला शब्द होगा वहाँ पे में हमको मिलेगा, पर मिलेगा, जैसे मेज पर, कुर्सी पर, है ना, घर में, बाहर। तो ऐसे संबंध कारक, सतवां संबंध है, उसमें का के की रा रे री, शब्द के पीछे का लगेगा, की लगेगी के। मोहन की किताब, है ना, मोहन से संबंधित है मोहन की किताब। ऐसे ही संबोधन, संबोधन में हमेशा ऐसे चिन्ह का प्रयोग होता है, मतलब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है। एक हमने खड़ी पाई खींचा और बिंदी लगा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 कारक हैं। इन 6 कारक, अरे 8 कारक हैं। इन आठों कारक का अपना अलग अलग मूल्य होता है, अलग अलग
ये वाक्य में एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है उसको कहीं ना कहीं परिभाषित करते हैं। कारक बात हमने जो शुरू किया कि हम तत्पुरुष को कैसे पहचानें, तो तत्पुरुष की पहचान हमेशा कारक के साथ होती है। क्योंकि तत्पुरुष अगर समास में तत्पुरुष किसी शब्द में तत्पुरुष समास रहेगा तो उसमें कारक मौजूद रहेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। जैसे इसने लिखा है कि राह खर्च, राह खर्च को जब हम तोड़ेंगे, समास क्या है, समास दो शब्दों का जुड़ाव है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे या दो पदों का जुड़ाव, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है, और पद जब हो जाता है तो अपने आप में अर्थ रखा होता है, एक सार्थक अर्थ को लिए होता है पद। तो जैसे हमने राह खर्च को तोड़ा तो राह अलग हुआ, खर्च अलग हुआ। राह का मतलब रास्ता, खर्च मतलब व्यय। अब इसको तोड़ेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, राह खर्च, राह के लिए खर्च। मतलब कौन सा कारक मौजूद है इसमें, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कारक है। तोड़ने के बाद पता चल रहा है कि कारक है, मतलब कौन सा, संप्रदान कारक। तो इसमें क्या हुआ, एक तरह से तो हमने देखा कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई कारक मौजूद होता है, इसी से उसकी बड़ी पहचान है। तो राह खर्च में संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। तो राह खर्च में तत्पुरुष समास हुआ। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव की पहचान ऐसे है कि अगर हम शब्द को तोड़ दें उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए शब्द व्यर्थ है, तो व्यर्थ को तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तोड़ दीजिए व, य, यर्थ, यर्थ का कोई अर्थ नहीं है, व का कोई अर्थ नहीं है, सार्थक अर्थ नहीं है। तो इसलिए जब हम तोड़ रहे हैं तो इसमें इस व्यर्थ शब्द में अव्ययी भाव, गोला बारूद दोनों विपरीत हैं। तो हम जानते हैं कि जो जो द्वंद्व समास होता है हमेशा ही विपरीत भाव लिए होता है। अगर कोई किसी शब्द में द्वंद्व समास है तो हमेशा विपरीत अर्थ देता है। गोला बारूद, गोला और बारूद, माता और पिता, दिन और रात, काला और सफेद, नीला और पीला, ये सब क्या है, एक तरह से विपरीत है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे है तो वहाँ पे द्वंद्व समास। तो हमसे पूछा है गोला बारूद में कौन समास है, तो भैया द्वंद्व समास है। छुट भैया, छुट भैया में कौन समास है, कर्मधारय। कर्मधारय की पहचान ये कर्मधारय है। कर्मधारय क्या पहचान है कि ये विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का, शब्द में उपमेय उपमान का संबंध होता है एक दूसरे का। जब हम तोड़ेंगे, छुट मतलब छोटा, भैया मतलब एक आदमी, तो छुट भैया मतलब छोटा भैया। भैया कैसा है, छोटा है। तो उस भैया की छुट जो है विशेषता बता रहा है कि वो छोटा है लेकिन है वो आदमी। तो विशेषण क्या है, छोटा, और विशेष से कौन हुआ, एक आदमी जो भैया है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रश्न नंबर 2 का जो उत्तर सही है वो चौथा विकल्प सही है कि राह खर्च में तत्पुरुष समास, व्यर्थ में अव्ययी भाव, गोला बारूद में द्वंद्व समास और छुट भैया में कर्मधारय। समास हिंदी में कितने हैं, 6 हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। कारक कितने हिंदी में है, 8। कर्ता, इसका प्रतीक क्या है, ने। कर्म, इसका प्रतीक क्या है, को। करण, इसका प्रतीक क्या है, से। संप्रदान, इसका प्रतीक क्या है शब्द में, काके, के लिए। अपादान, अलगाव के संदर्भ में लेकिन से। अधिकरण, में और पर। संबंध, काके की रारेरी, मतलब मोहन की, इसकी चर्चा हमने की है। संबोधन हमेशा विस्मयादिबोधक चिन्ह के आधार पर। हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि इसने पूछा है कि निम्न में से लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक कौन सी है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान, मतलब उत्तर 2। हमारा उत्तर 2 सही है। सवाल ये उठता है कि कविता के नए प्रतिमान किसकी है। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है। यह कब आई, यह 1968 में आई। नई कविता के प्रतिमान कब आई, 1957 में आई। नई कविता स्वरूप और संभावनाएं, यह किसकी है, तो ये जगदीश गुप्त की रचना है। ये कब आई, 1968 के आसपास में भी आई। चौथा विकल्प, इस चौथे विकल्प को देखते हैं कि कविता के साक्षात्कार ये किसकी है। तो कविता के साक्षात्कार जो है ये मलयज की रचना है। मलयज कहाँ के, आजमगढ़ के रहने वाले। तो इन चारों का जो उत्तर पूछा है कि निम्नलिखित में से लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक कौन सी है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है नई कविता के प्रतिमान। थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है कभी कभी कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, तो इन दोनों को ध्यान देना है। और हिंदी के लगभग परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, या किसी एक को दे लेगा और इन चारों को विकल्प दे देगा, तो कन्फ्यूजन रहती है बड़ा। तो ध्यान से इसको देखना है। और यूजीसी में इसको देता है और क्रम मिलाने को भी कह देता है। तो अच्छा, अन्य बात को अगर देखना चाहें तो इस प्रश्न से अन्य बातें क्या निकल कर आती हैं। तो अन्य बातों में अगर देखें या संबंधित प्रश्न से बातें अगर देख लें तो पहली बात तो यही कि नई कविता क्या है। नई कविता क्या है, उसके प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, ये कब आरंभ होती है हिंदी में, है ना। तो नई कविता शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था उसने अज्ञे ने किया था एक रेडियो वार्ता में 1953 में। एक रेडियो वार्ता के लिए उनको बुलाया गया था, उसी में इन्होंने
हिंदी के विषय में उनसे जानकारी ली जा रही थी या साक्षात्कार लिया जा रहा था, उसी में ये नई कविता शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये 1953 में एक नए पत्ते पत्रिका आती है और उस रेडियो वार्ता को उसी नए पत्ते पत्रिका में जनवरी फरवरी के अंक में प्रकाशित किया जाता है। और इस तरह से नई कविता शब्द का हम इजाद के रूप में जानते हैं कि भाई वो अज्ञे जी ने इसका किया। बेसिकली अज्ञे जो पैरोकार रहे हैं वो प्रयोगवाद के रहे हैं, जो 1943 में स्टार्ट होता है और उसके 4 संस्करण निकलते हैं प्रयोग सप्तक के रूप में, सप्तक 1, सप्तक 2, सप्तक 3, सप्तक 4। अच्छा, फिर हम आते हैं कि लेकिन नई कविता का आरंभ कहाँ से हुआ, वो युग कौन सा है जहाँ से हम मानते हैं कि नई कविता का आरंभ हुआ। तो नई कविता का आरंभ जो है 1954 में हुआ। एक पत्रिका थी नई कविता, विशेषांक। उस विशेषांक को जब वो विशेषांक छपता है तब हिंदी में ये एक युग का, कविता के युग क्षेत्र में एक नए युग का प्रवेश होता है, वो नई कविता युग होता है। तो नई कविता और इसके प्रवर्तक के रूप में अगर हम जाने तो 1954 में ही ये जगदीश गुप्त अग्रणी रहे हैं नई कविता के जनक के रूप में। फिर हम देखते हैं कि ये जो 3 लोग हैं जिनकी चर्चा हुई है, जो इनसे प्रश्न बन सकता है कि यूजीसी में नेट 11 में जो प्रश्न बनेगा कि इसका क्रम क्या है। तो इसका क्रम, इन जो कविता ये रचना जो पूछी गई है तो इन रचनाओं का क्रम होगा हमारा, वो ध्यान देने लायक है। पहली बात, लक्ष्मीकांत वर्मा की जो पुस्तक ये है नई कविता के प्रतिमान, पहले नंबर पर आएगी। दूसरे नंबर पर अगर हमको कोई कविता आएगी तो नई कविता का स्वरूप और संभावनाएं, ये दूसरे नंबर पे आएगी जगदीश गुप्त की। और तीसरे नंबर पे जो कविता संग्रह, जो आलोचना, सारी कविता संग्रह नहीं है ये, आलोचना की किताब है। तो ये तीसरी जो किताब आएगी क्रम के अनुसार वो आएगी नई कविता के प्रतिमान, मतलब तीसरे नंबर पे नामवर सिंह की किताब कविता के नए प्रतिमान। और चौथे नंबर पे कौन सी आएगी, ये कविता से साक्षात्कार, जो कि मलेच की रचना है, 1979 में प्रकाशित हुई है। तो पहली जो रचना नई कविता के प्रतिमान 1957 प्रकाशित हुई है, कविता के नए प्रतिमान 1968 में ही प्रकाशित हुई है, नई कविता स्वरूप और संभावनाएं ये भी 1968 में प्रकाशित हुई है, कविता से साक्षात्कार जो मलेच की रचना है 1979 में प्रकाशित हुई। आइए हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा था, एक कविता का अंश उठा के पूछ लिया था कि यह कविता का अंश किसका है, कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। यह जो काव्य भक्तियाँ थी ये रघुवीर सहाय की रचना से ली गई है। और इसलिए यहाँ पे विकल्प जो है तीसरा सही है कि इस कविता का लेखक कौन है, या इस कविता के लेखक के रूप में हम किसको जानते हैं, तो रघुवीर सहाय की और अन्य रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उन रचनाओं को भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो रघुवीर सहाय की जो रचना है कि वो सीढ़ियों में धूप 1960 में आई थी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए हैं 1982 में, इस लोग भूल गए हैं इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ एक समय था। इतनी रचनाएं जो हैं वे रघुवीर सहाय की हैं। सर्वेश्वर दास सक्सेना की जो सबसे चर्चित कविता संग्रह है वो नए इलाके में। और रघुवीर सहाय की जो रचना है एक कविता जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, अधिनायक की, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना पहने हर चन्ना किसका गुण गाता है। तो ये कविता भी की लाइनें भी बहुत बार पूछी जाती हैं। और एक बात और है कि इसमें जो दो ऐसे लेखक हैं या कवि हैं जो तार सप्तक, जब 1943 में तार सप्तक का संपादन होता है तो उसके कवि हैं, अज्ञे और मुक्तिबोध। और एक इसमें जो कवि है वो द्वितीय तार सप्तक में है और एक जो कवि है वो तृतीय तार सप्तक में है। तो दूसरे में जो है रघुवीर सहाय और तीसरे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। और पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। तो ये 4 सप्तक थे, चारों का संपादन अज्ञे नहीं किया था। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ। हम आते हैं पाँचवें पे। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कुल कितने पद हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 40 पद रखे गए हैं रैदास के। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके काम लायक है। और हमारे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।